आज हम अगले पार्ट में चलते हैं वैद्युत चालन, और जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वैद्युत धारा। जैसे कि नाम से ही कि वैद्युत की धारा, कोई भी चालक, ये चालक में आवेश प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं। जब उसके सिरों पे कहीं पे विभवांतर लगता है या उसमें विद्युत क्षेत्र उस पर लगाया जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो धारा नए क्षेत्र की दिशा के विपरीत चलने शुरू हो जाते हैं और धनात्मक उसके साथ उसकी दिशा में चलने शुरू हो जाते हैं। इसी आवेश के प्रवाह को प्रति एकांक समय में इसी आवेश के प्रवाह को क्या कहा जाता है? वैद्युत धारा कहा जाता है। जैसे हम सामान्य कहते हैं कि जहाँ से हम पानी लाते हैं लगातार पानी बहता रहता है वहाँ पे गांव में, उसे हम धारा कहते हैं, क्योंकि वहाँ पानी का प्रवाह, यहाँ पे आवेश का प्रवाह है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ऋणात्मक और उसकी दिशा में धनात्मक आवेशों का। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रति एकांक समय में आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम एम्पियर में, इसको कूलाम में और इसको सेकंड में हम करते हैं। यदि किसी चालक में से एक कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उसमें से बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। अब हम इसे थोड़ा सा आगे वो करेंगे कि सामान्य यदि हम बात करें, एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है वो तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो यदि हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन में इतना है, तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1.6 गुणा 10⁻⁻19। यदि हम इसको सॉल्व करें तो यह आता है 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 एम्पियर के लिए हम क्या कर सकते हैं? 1 एम्पियर क्या हो जाएगा? मतलब 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड यदि किसी चालक में से बहते हैं तो उसमें बहने वाली धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। अब दूसरी बात, एक सामान्य बात हम करते हैं कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, जबकि हम देख रहे हैं उसमें परिमाण भी है, एक तरह से माना 5 एम्पियर कहा जाता, परिमाण भी है, दिशा भी है। हम कह रहे हैं कि यदि ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो एक दिशा विशेष है, लेकिन फिर भी वह सदिश राशि नहीं है। कारण क्या है? देखिए, उसके लिए देखते हैं पहले। यदि हमने सामान्य जो प्रयोग किए जाते हैं, माना यहाँ से 4 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है, तो जब नापा गया तो इधर कितना एम्पियर आएगा? 7 एम्पियर करंट आता है। लेकिन यदि ये सदिश राशि होती तो इसका कितना आना चाहिए था? यदि हम उसकी बात करें सदिश राशि को, जो त्रिभुज के योग का नियम है, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 गुणा गया 3, और जो उसकी कॉस की आनी थी कितनी? 90। ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ हो गया 16 और 9 25, और 25 का यदि हम वर्गमूल लेते हैं तो कितना आता है? 5 एम्पियर। मतलब यदि ये सदिश होती तो यहाँ कितना आना चाहिए था? 5 एम्पियर आना चाहिए था, जो कि नहीं आता है। तो यही कारण है कि सदिशों के योग के नियम का पालन वैद्युत धारा नहीं करती है, इसलिए यह अदिश राशि है, यह किरचॉफ के नियमों का पालन करती है। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। मुक्त इलेक्ट्रॉन, पहले हमें यह समझना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कि कोई भी चालक मुक्त इलेक्ट्रॉन के बिना किसी भी तरह से विद्युत धारा का प्रवाह उसमें हो नहीं सकता है, ना ही वो चालक कहलाएगा। हम उसको पहले समझने की कोशिश करेंगे कि जितने भी चालक हैं, चाहे वो कोई चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, कोई भी धातु चालक है, वो उसके बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से बहुत क्षीण बल से बंधा हुआ होता है। यदि थोड़ी ही ऊष्मीय ऊर्जा जो रूम टेम्परेचर से ही मिल जाती है, वो यदि मिल जाए तो वो इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम की जो नाभिक है उससे, पेरेंट एटम से हट के पूरे पदार्थ के लैटिस में इधर उधर गति करने लग जाता है, तब उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन
कहते हैं। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ही हम विभिन्न चालकों की चालकता को पहचानते हैं कि कौन कितना बेहतर चालक है। जैसे चांदी हमारे इसमें बहुत ज़्यादा बेहतर है, तांबा, उसके बाद सोना और एल्युमिनियम, ये इसी आधार पर भी कितने इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक जिसमें होंगे वो अच्छा चालक कहलाएगा। अब देखिए जो ये इलेक्ट्रॉन है वो पदार्थ के अंदर एक गैस की तरह व्यवहार करता है कि ये देखिए कभी यहाँ गया, यहाँ से टकरा के यहाँ गया, यहाँ से टकरा के यहाँ गया, और विभिन्न जगह पे उसका वेग UN इधर है, U2 यदि माने, U3 माने, एक ही इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जगह जगह टकरा कर उसका वेग समय समय पर बदलता रहता है। तो उसका एक विशेष वेग ना होके शून्य, यदि हम औसत वेग निकालें तो वह शून्य होता है और इस वेग को कहा जाता है ऊष्मीय वेग। ये करीबन होता है 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। यदि हम इस वेग की बात करें, माना U1 U2 डैश 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 करके हैं UN, और इसका औसत यदि हम निकालते हैं तो ये ऊष्मीय वेग कितना होता है, शून्य होता है। इसलिए यदि किसी चालक के आसपास कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है या विभव पैदा नहीं हुआ है तो उस पर तब भी कहीं पर धारा नहीं होती, जबकि हम कहते हैं कि चालक आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ आवेश प्रवाहित हो रहा है लेकिन उसका जो औसत है, औसत वेग है, यदि वो कहें तो वो कितना होता है, शून्य होता है, तो कोई धारा उस समय प्रवाहित नहीं होती है। अब यदि हम इस पे किसी प्रक्रिया से विभव उत्पन्न कर दें, इसके दो सिरों के बीच एक विद्युत क्षेत्र इसमें लगा लें, तो इन इलेक्ट्रॉनों को एक सूक्ष्म वेग हमें मिलता है जो उस पर त्वरण पैदा करता है, एक बल लगता है जो उसमें त्वरण पैदा करता है, लेकिन वह उसका वेग लगातार नहीं बढ़ाता। क्यों? क्योंकि जब भी उसे वेग दिया जाएगा वो और तेजी से धनात्मक आयनों से अपने आप इन इलेक्ट्रॉनों से टकरा के उसकी ऊर्जा वहां पर समाप्त होती जाएगी। इसलिए बहुत कम वेग ही इन इलेक्ट्रॉनों को या मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दे पाते हैं, जो कि करीबन 10⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। इन दो टक्करों के मध्य जो ये पथ है जहां कोई टक्कर नहीं लग रही उसे बोलते हैं माध्यम मुक्त पथ, और ये जो समय लिया जाता है इसको कहा जाता है शांति काल। अब हम करेंगे अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। एक तरह से वैद्युत धारा का हम एक सूत्र ज्ञात करेंगे, दूसरा जो कि अनुगमन वेग पर आधारित होगा। इसके लिए मानते हैं हम कोई एक चालक है जिसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो A है, उसकी लंबाई L है, उसके सिरों पर विभवांतर V लगा दिया गया और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। यदि विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके विपरीत दिशा में बहेंगे। माना Q आवेश T समय के लिए बहता है तो जो विद्युत धारा उस समय होगी वो I = Q/T होगी। माना एकांक आयतन में, जो इसका एकांक आयतन उसमें n इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, n, Vd और A, जहां Vd × A ये हमारा क्या है, आयतन है 1 सेकंड के लिए। Vd क्या है, वेग है। वेग की डेफिनेशन होती है प्रति एकांक समय में चली गई दूरी। यदि मैं इसको दूरी मानूं और ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तो दोनों का गुणा करने पे क्या आता है, आयतन आता है। तो ये क्या है, आयतन है। और यदि एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है तो इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, NVDA। तो t सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन NVDA × T। यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता ही है E है, तो सभी इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश जो Q होगा, Q कितना होगा, NVDA/T × E। इसे आप NEAVDT कह सकते हैं। और अब हमारे पास सूत्र है I = Q/T। हम जानते हैं कि I बराबर क्या है, Q/T। तो अब यदि हम इसकी वैल्यू रखें NEAVDT/T, तो जो I हमारा आता है वो है NEAVDT, मतलब विद्युत जो धारा है वो इसके ऊपर निर्भर करती है। और यही संबंध है विद्युत धारा और अनुगमन वेग।
अब हम जानेंगे कि धारा घनत्व क्या होता है। धारा घनत्व किसी भी बिंदु पर जो धारा घनत्व है उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा को क्या कहा जाता है, धारा घनत्व कहा जाता है। यदि हम उसे जे से डिनोट करते हैं, आई और ए, क्योंकि ए क्या है, धारा जो अदिश राशि है, लेकिन ए जो क्षेत्रफल सदिश है, तो उस हिसाब से जो धारा घनत्व है एक सदिश राशि और इसकी दिशा धनात्मक आवेश की दिशा मानी जाती है। और इसका जो मात्रक है, यदि हम मात्रक की बात करें तो एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर और ये मीटर स्क्वायर होता है। अभी हमें पता है कि आई बराबर हमारे पास क्या था, एन ई ए वी डी था। और यदि हम जे की बात करें तो उसकी वैल्यू यदि हम रख दें एन ई ए वी डी, क्योंकि ए है, ए से ए कट जाएगा, जो हमारा जे होगा एन ई वी डी होता है। इस तरह से धारा जो घनत्व है हमारा कितना होगा, जे बराबर एन ई वी डी होगा। अब हम पढ़ेंगे ओम का नियम, जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है। अभी हम सिर्फ ओम के नियम की परिभाषा वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वो किस प्रकार से हम उसकी व्युत्पत्ति कर सकते हैं वो ज्ञात करेंगे। तो ओम का नियम सामान्य प्रक्रम में है कि यदि किसी चालक की बात करें, यदि किसी चालक की भौतिक स्थितियाँ, ताप दाब की कंडीशंस नहीं बदलती हैं, तो उनमें से जो बहने वाली धारा है उनके सिरों के मध्य, जो चालक के सिरों के मध्य विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, या ये हम कहें कि उनके सिरों के मध्य विभवांतर और बहने वाली धारा का अनुपात v और I का अनुपात हमेशा नियतांक रहता है, जो कि चालक के ऊपर निर्भर करता है। और इसी नियतांक को हम क्या कहते हैं, R, V/I। आर इसको क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। और इसका मात्रक हम क्या लेते हैं, ओम, या इस प्रकार से लेते हैं। और यदि हम इसी के उल्टे की बात करें तो उससे चालकता कहा जाता है। चालकता आप चाहे सी से डिनोट करें या कोई और अलग अलग किताब में होगा, वो चालकता क्या होती है, इसका व्युत्क्रम होता है। और इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स, या ऐसे करके, या साइमन इसका मात्रक होता है। अब हम ओम का नियम जो सूत्र है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, किस प्रकार से उसकी व्युत्पत्ति हुई, वो जानेंगे। ओम के नियम को मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो उसके लिए माना कोई हमारे पास चालक है जिसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, और उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और जो विभव है उसके बीच में विभवांतर वो क्या है, V है। यदि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो हमें फॉर्मूले से पता है कि I बराबर कितना होगा, NeAVD होगा। अब क्योंकि उसमें विद्युत विभव वाली बात आती है, V है और लंबाई L है, तो चालक के प्रत्येक बिंदु पर जहाँ की भी बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो E कितनी आ जाएगी, V/L आ जाएगी। अब क्योंकि इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे भी एक बल आरोपित होता है, तो प्रत्येक जगह पे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे क्या बल लगेगा, F बराबर हमारे पास होता है Q × E। तो Q जो आवेश है वो हमारे पास क्या E है, और ये क्या हो गया E। और यदि हम इसमें E के मान वैल्यू रखें ऊपर से, तो V/L हमारे पास F हो गया, F बराबर E/V/L होता है। अब हमें पता है कि जो F है, जो F न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें पता है कितना होता है, F बराबर ma होता है। यदि हम A की बात करें तो ये हो जाएगा F/m हो जाएगा। और इसमें यदि वैल्यू हम रखते हैं, A की उसमें वैल्यू रखते हैं, F के हमारे पास पहले से E, V और यहाँ हो जाएगा m × L, तो A बराबर हमारे पास क्या आ गया। अब देखिए, जैसे हमने कहा कि माना एक पहले सामान्य इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, उसका जो प्रारंभिक वेग है, जो ऊष्मीय वेग जिसे कहेंगे u1 है, और डेल्टा t समय के बाद उसका वेग क्या हो जाएगा, यदि ये u1 है तो डेल्टा t समय के बाद, डेल्टा t1 समय के बाद जो शांति काल होता है उसके बाद उसका वेग क्या हो जाएगा। यदि हम v1 की बात करेंगे तो u1 + अल्फा
या ए करेंगे, जो ए आप त्वरण ले रहे हैं, और यहाँ पे हो जाएगा T1 जबकि उसका शांतिकाल है। तो इस तरीके से प्रत्येक का यदि हम अलग अलग लें तो प्रत्येक का जो वेग होगा उस वेग को हम लिख सकते हैं, U1 हमने लिख दिया, तो दूसरा हो सकता है U2 A T2, और डैश 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 करके क्या कर सकते हैं, UN A TN। तो प्रारंभिक जो वेग, उसमें वेग बात करेंगे हम उनका एक एक का कितना, U1 U2 और डैश 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 करके UN है। वैसे ही शांतिकाल पहले वाले का T1, दूसरे का T2 और तीसरे का T3 और अंतिम N तक की बात करें TN है। तो इस तरीके से V1 इतना हो जाएगा, V2 इतना हो, V3 इतना हो जाएगा। यदि हम औसत वैसे सामान्य वेग की बात करें, क्योंकि ये सबका वेग और उसका औसत यदि हम निकालते हैं तो हमारे पास आता है V बराबर V1 V2 डैश 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 करके हम यदि बात करें Vn, और जितने वो हैं इलेक्ट्रॉन n, प्रत्येक का आयतन की बात कर रहे हैं तो कितना है, n है। इनके मान यदि हम रखते हैं, जो हमने किया है U1 A T1 डैश U2 A T2 और डैश 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 करके यदि हम वो करते हैं तो ये आता है UN प्लस A TN, और अपॉन कितना आ जाएगा हमारा, n आ जाएगा। इसको हम और थोड़ा बेहतर वो करते हैं, UN वाले अलग ले लेते हैं, UN U2 डैश 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 UN प्लस ये वाले अल्फ़ा या A हम अलग लेते हैं, T1 T2, यदि हम इसको ना करें डैश 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 TN, और अपॉन में क्या आ जाता है, n है तो दोनों का, क्योंकि ये जो हर है ये दोनों तरफ जा सकता है। n हमने यहाँ भी लिख दिया, यहाँ लिख दिया। हमें पता है U1 प्लस U2 डैश 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 UN अपॉन n, ये क्या है, ऊष्मीय वेग का औसत जो हमने पहले ही कितना निकाला हुआ है, 0 निकाला हुआ है। दूसरा हमारे पास आ गया A, और ये हम ये कह सकते हैं कि शांतिकाल का औसत। तो हम इस शांतिकाल के औसत को क्या लिख सकते हैं, सामान्य इसमें V यदि हम यहाँ पे बात करें तो ये जो V था ये क्या है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी या आपका अनुगमन वेग, जो भी आप इसे कहें, तो VD इतना हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए I की वैल्यू हमारे पास है NEAVD, ठीक है, NEA, और VD की वैल्यू हमारे पास क्या है, AT है। अब यदि हम वैल्यू रखें, आप A की वैल्यू, A हमारे पास जो हमने A निकाला है EV अपॉन M इंटू L, और ये T अपनी जगह पे आ जाएगा I। अब देखिए ये V जो है, I हमारी विद्युत धारा है। यदि मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो बाकी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी, और हम देखिए V अपॉन I। अब देखिए क्या हो जाएगा, जो हमारा ML है वो कहाँ चला जाएगा, M इंटू L। फिर बाकी देखिए V क्योंकि अपनी जगह पे है, ये बाकी चीज़ें कहाँ जाएंगी, नीचे। N E 2 बार है तो ये हो जाएगा E स्क्वायर A, और ये हो गया हमारा ये जो पूरी क्वांटिटी है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है ओम के नियम में क्या था, जो सामान्य था कि इन दोनों का अनुपात हमेशा नियत रहता है। तो देखिए N नियत है, ये इलेक्ट्रॉनिक आवेश नियत है, A उस चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो नियत है, शांतिकाल हमने उसका औसत निकाला है वो नियत है, लंबाई बदल नहीं सकती, M द्रव्यमान है ये नियत है। तो ये संपूर्ण चीज क्या हो गई, यहाँ पे V और I का अनुपात क्या आ रहा है, नियत आ रहा है, और वहां पे जो नियतांक था उसको हमने क्या कहा, प्रतिरोध कहा। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये आया ML N E स्क्वायर AT, ये क्या है, प्रतिरोध है। तो इसलिए V अपॉन I को हम क्या लिख सकते हैं, R, या V इक्वल टू IR। ये क्या है, ओम का नियम है। इस प्रकार से हम ओम के नियम की व्युत्पत्ति कर सकते हैं।